आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान यानी NCPUL को अब मोदी हुकूमत मरकजी विजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल से लेकर मरकजी विजारत बराए अक़लियती उमूर के हवाले करना चाहती है। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कौंसिल की मुंतकली के लिए गुज़िश्ता साल PMO को खत लिखा था, जिसमें यह दलील दी गई थी कि कौंसिल अक़लियतों से मुतालिक काम कर रही है, इसलिए इसको उनकी विजारत के तहत लाया जाना चाहिए। इसके बाद कई दानिशवरों ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना गलत है और हम इस तरह की किसी भी तब्दीली की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। अगर उर्दू को खालिसतन मुसलमानों की जबान मान लिया जाए तो इससे हिंदुस्तान की यकजहती को, गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचेगा। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में तफसील से बात करेंगे। उर्दू के बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ने की बात हो रही है। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इशू पर यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान यानी NCPUL को अब मोदी हुकूमत मरकजी विजारत बराए फरोग इंसानी वसाइल से लेकर मरकजी विजारत बराए अक़लियती उमूर के हवाले करना चाहती है। अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कौंसिल की मुंतकली के लिए गुज़िश्ता साल PMO को खत लिखा था, जिसमें यह दलील दी गई थी कि कौंसिल अक़लियतों से मुतालिक काम कर रही है, इसलिए इसको इनकी विजारत यानी अक़लियती उमूर के तहत लाया जाना चाहिए। इसके बाद कई दानिशवरों ने अपने रद्द अमल में कहा कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ना गलत है और हम इस तरह की किसी भी तब्दीली की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। कौंसिल के डायरेक्टर अकील अहमद ने इस बात की तस्दीक की कि कौंसिल से इस तजवीज पर राय मांगी गई थी, लेकिन NCPUL ने इस तजवीज की मुखालिफत की है। दानिशवरों ने कहा कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों के साथ जोड़ना गलत है और हम ऐसी किसी भी तब्दीली की पुरजोर मुखालिफत करते हैं। जिन उर्दू को अक़लियती ज़बान होने का दावा करेंगे, उस पर मोहर लगा देंगे, तो फिर हम जैसे लोगों का दिल टूट जाएगा। ये मेरे ख़्याल में अलिफ से अक़लियतों की नहीं, बल्कि आयन से जो अक़लियत हैं वो उनकी ज़बान है। आप अगर उससे अक़लियती ज़बान कह देंगे तो फिर हम ये जज्बा और ये मोहब्बत जो मुल्क गिर है, और आपके सियासतदान भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उर्दू हम सबकी ज़बान है, तो उसे आप एक मज़हब के साथ या अक़लियती महकमे में उसको ढकेल देंगे आप, तो मेरे ख़्याल में उर्दू के साथ उर्दू से ज़्यादा मुहिब्बान उर्दू के लिए एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, उन पर जुल्म है। ये नहीं होना चाहिए। तासुर दिया जा रहा है और पैदा किया जा रहा है कि कोई ज़बान किसी मज़हब की है। जैसे पंजाबी को सिखों की ज़बान समझा जाता, वैसे उर्दू को मुसलमानों की ज़बान समझा जाता, जो गलत है। ज़बान का ताल्लुक़ ज़मीन से है, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। उसको अलग से मिनिस्ट्री में देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी लखनऊ शहर में जो पहली उर्दू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1981 में, तो उसमें रामलाल जी इन्वॉल्व थे, उसमें विश्वेश्वर प्रदीप इन्वॉल्व थे, उसमें मेरे वालिद मरहूम बिशन कपूर इन्वॉल्व थे, और उसका जो उद्घाटन था वो VP सिंह ने किया था। तो ये कभी भी सोचा ही नहीं गया कि साहब ये किसी माइनॉरिटी तबके के, तो सबकी भाषा है। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कौंसिल की मुंतकली के लिए गुज़िश्ता साल PMO को खत लिखा था, जिसमें दलील दी गई थी कि कौंसिल अक़लियतों से मुतालिक काम कर रही है, इसलिए इस इदारे को उनकी विजारत के तहत लाया जाना चाहिए। इसके बाद PMO ने HRD से राय तलब की थी, जिसने बाद में कौंसिल और NCERT जैसे इदारों से राय तलब की। ज़राए ने बताया कि इन आरा की बुनियाद पर HRD ने इस कदम की मुखालिफत की है, हालांकि सरकार की मंशा पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज हम इसी इशू पर बात करेंगे कि आखिर उर्दू पर अक़लियतों का टैग लगाने की तैयारी क्यों हो रही है, उर्दू को मुसलमानों की ज़बान करार देने की आखिर कोशिश क्यों की जा रही है। क्या हुकूमत NCPUL के बहाने उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रही है?
एनसीपीएल को अक़लियती वजारत को सौंपने की सोच पर एक तरह से तशवीश जाहिर की जा रही है। जो लोग उर्दू के चाहने वाले हैं, मुहिब्बे उर्दू हैं, वो तशवीश जाहिर कर रहे हैं कि उर्दू अगर अक़लियतों से जुड़ जाएगी, सिर्फ मुसलमानों से जुड़ जाएगी, तो फिर उर्दू की खुशबू एक तरह से सिमट कर रह जाएगी। क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, किसी खास मजहब, किसी खास तबके या किसी खास जात की जबान नहीं है। उर्दू तो हिंदुस्तान की जबान है। हमेशा से उर्दू ने एक तरह से हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। उर्दू पर अक़लियती जबान की मोहर लगाने की आखिर ये कोशिश क्यों हो रही है, आज इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मारूफ शायर और मुसन्निफ मुनव्वर राना साहब लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मुनव्वर राना साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब, शोबा उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है काजिम साहब। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब नौजवान शायर हैं। रियाज प्रतापगढ़ी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान मासूम मुरादाबादी साहब, सीनियर सहाफी हैं और आज की उर्दू पर आपकी बहुत अच्छी नजर है और उर्दू के जो हालात हैं खासतौर से मौजूदा वक्त में, उस पर मासूम मुरादाबादी साहब की बहुत अच्छी नजर है। मासूम मुरादाबादी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले, कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले मुनव्वर राना साहब आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मुनव्वर राना साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में उर्दू जिस चीज के लिए जानी जाती थी, उर्दू हिंदुस्तान की जबान थी, अब उसी उर्दू की एक तरह से जो शक्ल है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है? उर्दू जिस चीज के लिए जानी पहचानी जाती थी, गंगा जमनी तहजीब के लिए, आपसी भाईचारे और इत्तेहाद के लिए, क्या लगता है कि उसी पर अब एक टैग लगाने की कोशिश की जा रही है? आदाब, मैं ईटीवी उर्दू की मार्फत इस प्रोग्राम को सुनने वालों को ख़ासतौर से आदाब करता हूँ। एक शेर पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जी कि हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। बहुत अच्छा। किस्सा ये है जी कि जी बहुत अच्छा शेर मुनव्वर राना साहब जी। अक़लियती ज़बान, जी उर्दू को अक़लियती ज़बान मानना उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है, बददियानती है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। बल्कि आप ये सोचिए कि रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी ने कहा था चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में कि उर्दू इसलिए पढ़ लो कि अफसर बनने के बाद अफसर दिखाई भी दो। जस्टिस पंडित आनंद नारायण मुल्ला ने कहा था कि मैं अपना मज़हब बदल सकता हूँ मगर अपनी ज़बान नहीं बदल सकता। बहुत अच्छा। जाहिर सी बात है कि इस तरह के यही नहीं अभी मौजूद हैं पंडित गुलजार ज़ुत्शी। उनकी शादी 10 बरस तक सिर्फ इसलिए नहीं हो सकी थी कि उनकी माँ ने ये कहा था कि मुझे बहू ऐसी चाहिए जिसकी ज़बान उर्दू हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस ज़बान के लिए इस तरह लोगों ने मोहब्बत के सबूत दिए हों, उसको किसी ख़ास फ़िरक़े से ज़बान को जोड़ देना, कौमी ख़ास तौर से अक़लियत के साथ जोड़ देना उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी है। और मैं बहुत साफ गोई से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर अक़लियत जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी को ख़ुद उर्दू नहीं आती है, तो वो उर्दू की हिफाजत क्या करेंगे या उर्दू की तरक्की में उनका क्या रोल होगा? पहले वो उनसे कभी उर्दू लिखवा कर देख लीजिए, उन्हें उर्दू आती नहीं है। तो जब उर्दू की हिफाजत के लिए आप ऐसे लोगों को मुकर्रर कर दीजिएगा तो इसका मतलब है कि उर्दू का कत्ल करने के लिए हुकूमत अपने आप को तैयार कर रही है। मैं पूरे तौर पर एहतजाज करता हूँ कि अगर अक़लियती उमूर के साथ उर्दू को जोड़ा जाना है तो इससे अच्छा ये है कि इसकी तमाम किताबें जलाकर दरिया में फेंक दी जाएं।
बहुत बहुत बड़ी बात कही है मुनव्वर राना साहब ने। मैं मासूम मुरादाबादी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो उर्दू की बहुत मशहूर नज्म है कि उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरू की पहली हूं, उसमें एक शेर मेरी नजरों से गुजरा, बहुत मशहूर शेर है कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्या लगता है कि वाकई में ये तासुब की देन है, आज की सियासत की एक तरह से इंतहा पसंदी है जिसकी वजह से इस तरह की बात की जा रही है? उर्दू तो सभी की एक तरह से जबान हुआ करती थी, लेकिन उस पर आज एक खास टैग लगाने की बात हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बुनियादी तौर पर इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की जो अलामतें हैं जी, जो सिंबल्स हैं और जो यहाँ की मुख्तलिफ फ़िरक़ों को, ज़बानों को, तहजीबों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें डेलिबरेटली जानबूझ करके साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। उर्दू दरअसल एक ज़बान नहीं है बल्कि एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है, और इस ज़बान ने बहुत तवील अरसे तक इस हिंदुस्तानी तहजीब को परवान चढ़ाया है। बुनियादी बात यह है कि किसी भी ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता है, ना ही ज़बान को मज़हब की ज़रूरत होती है। मज़हब को तो ज़बान की ज़रूरत होती है अपनी तबलीग के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, लेकिन ज़बान इसकी मोहताज नहीं होती है। बेशक। बहुत पहले आलम फतेहपुरी ने कता कहा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। उन्होंने कहा था कि एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलजार नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है। बहुत खूब। क्या गज़ब करते हो, मुस्लिम की ज़बां कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। बहुत अच्छा। ये आलम फतेहपुरी ने काफ़ी पहले ये कथा कहा था, और आज सूरत हाल ये है कि एक ज़बान को जो इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट करती है, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी मिली जुली तहजीब का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो उर्दू ज़बान है। तो उसको अक़लियतों की ज़बान करार दे करके अक़लियती उमूर की वजारत को सौंप देना, पहले तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि अक़लियती उमूर की वजारत के पास जो काम है वो काम किस खुश उसलूबी से अंजाम दिए जा रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता चूँकि ये एक अलग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। मेरा कंसर्न ये है कि उर्दू ज़बान और कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा इदारा है और जो उर्दू ज़बान और कल्चर को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ है और जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ HRD मिनिस्ट्री से है, उसको अक़लियती उमूर के हवाले करने का मतलब ये होगा कि इस ज़बान को पूरी तरह से ख़त्म करना और इसे एक ऐसे डब्बे में बंद करना जहाँ से इसकी तरवीज और इशाअत के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं इसकी बिल्कुल इसकी तायीद में नहीं हूँ कि इसको अक़लियती उमूर की वजारत के सुपुर्द किया जाए, ये HRD मिनिस्ट्री के अंडर रहने चाहिए। और आज जब हम इस मौजू पे बहस कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में मादरी ज़बान का आलमी दिन है मनाया जा रहा है आज, बिल्कुल दुनिया भर के अंदर जी। तो एक ऐसी ज़बान को किसी ख़ास लेवल पर ले जाना और किसी ख़ास तबके की ज़बान करार दे करके उसका गला घोटना, ये बिल्कुल भी ना तो इस मुल्क के हक़ में है और ना ही इस ज़बान के हक़ में है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए काजिम साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद काजिम साहब, जो बात मासूम मुरादाबादी साहब कह रहे थे, इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह काजिम साहब ने कहा कि HRD मिनिस्ट्री से निकालकर अब NCPL को माइनॉरिटीज और अक़लियती वजारत में लाने की बात की जा रही है। ये तो जाहिर सी बात है कि उर्दू की तरक्की की नहीं बल्कि उर्दू की तनज़्ज़ुली की बात हो रही है यहां पर। बेशक बेशक। देखिए, ये ज़बान, जैसा कि मासूम मुरादाबादी साहब ने कहा कि ज़बान सिर्फ रस्मुल ख़त का नाम नहीं है और ज़बान सिर्फ ज़बान नहीं है, वो एक तहज़ीब है और उस तहज़ीब की पासदारी हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये अक़लियतों की ज़बान कही जा रही है। कहाँ अक़लियतों की ज़बान है? ज़बान तो ये आवाम की ज़बान है। आज आप लिंग्वा फ्रैंका की बात करें तो ये पूरा जो हिंदी उर्दू बेल्ट जिसको आप कह रहे हैं, वहाँ कौन सी ज़बान बोली जा रही है?
आप रस्मुल ख़त को छोड़ दीजिए, रस्मुल ख़त ज़बान नहीं है। आज बहुत सारा लिटरेचर जिस रस्मुल ख़त में आ रहा है पंजाबी उर्दू में लिखा जा रहा था, तो क्या वो उर्दू तो नहीं हो गई? तो अब आप रस्मुल ख़त जानने वालों से ज़बान को जानने वाले को जोड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि अक़लियत कह रहे हैं, तो हाँ, उर्दू अक़लियत की ज़बान नहीं है। उर्दू अगर ज़बान है तो अक़लियत वो है जैसे सच बोलने वाले की ज़बान है उर्दू, और सच बोलने वाले आज अक़लियत में है। यही वजह है कि उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है कि उर्दू को आप दूसरे रस्मुल ख़त में ढाल करके ये कह रहे हैं कि वो उर्दू नहीं है। उर्दू को किसी मज़हब से जोड़ करके आप उसको किनारे करना चाह रहे हैं। तो क्या उर्दू किस मज़हब की ज़बान है? अभी मुनव्वराना साहब ने फरमाया कि गुलजार साहब की ज़बान है, फिल्म की ज़बान है जो गुलजार साहब वहाँ लिख रहे हैं। हमारे साथ पैनल में हमारे साथी बैठे हुए हैं, तो क्या ये अक़लियत की ज़बान को बोल रहे हैं? ये अक़लियत है? या जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो तालिब इल्म हैं और जो असातिज़ा हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? जितने राइटर्स हैं, राइटर्स में देख लीजिए आप, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, लिखने वाले, इनको ही अगर आप देखें तो किस अक़लियत की ज़बान उसको कहेंगे? तो ये सरासर सिर्फ ये है कि किसी अक़लियत का नाम लेकर के एक ऐसी ज़बान, एक ऐसी मजबूत ज़बान जिसने इस मुल्क को बनाने में, जिसने मुल्क को आज़ाद कराने में, जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ने में, जिसने सच्चाई की जंग लड़ने में, जिसने इंसान को एक साथ लाने के लिए काम किया है, जिसने मोहब्बत का काम किया है, मोहब्बत को बढ़ावा देने का काम किया है। तो ऐसे दौर में जो ज़माना हमारे पास है, देखिए कैसे मोहब्बत ख़त्म किए जाने की बात की जा रही है। और जब मोहब्बत ख़त्म की जाने की बात की जाएगी तो उर्दू को ख़त्म होने की साजिश ज़रूर की जाएगी। और मुझे इसमें वही साजिश नज़र आ रही है कि एक मेन स्ट्रीम से निकाल करके एक किनारे एक जो मिनिस्ट्री है वहाँ कर दें। तो वहाँ ज़बान का फ़रोग़ देने के लिए वो मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री तहज़ीब को फ़रोग़ देने के लिए है जिस मिनिस्ट्री में इनको शामिल किया जा रहा है, या वो मिनिस्ट्री इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली है। तो आप एक मेन स्ट्रीम जहाँ है उस मेन स्ट्रीम से निकाल करके पहले इसको किनारे कीजिए, बाद में उसे खत्म कीजिए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक साजिश चल रही है उसी साजिश का एक ये हिस्सा है। इसकी कोशिश की जा रही है कि उर्दू को हम वज़ारत इंसानी फ़रोग़ इंसानी वसाइल से हम निकाल करके एक ऐसे मिनिस्ट्री में डाल दें जो नॉन फंक्शनल एक तरह से कह लीजिए। अभी मासूम मुरादाबादी साहब ने कहा कि उसके कितने के काम है और क्या उनका दायरा कार है, क्या उस दायरा कार में किसी ज़बान के फ़रोग़ का शामिल है उस मिनिस्ट्री में? और एक ज़बान के फ़रोग़ के लिए एक मिनिस्ट्री होगी, दूसरी ज़बान के लिए फ़रोग़ के लिए दूसरी मिनिस्ट्री होगी। तो क्या हिंदुस्तान की जितनी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री में उसे डाला जाएगा या किसी एक मिनिस्ट्री में होगा? ज़बान हमेशा तहज़ीब और सक़ाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए है, वो किसी मज़हब को फ़रोग़ देने के लिए नहीं है। मासूम मुरादाबादी साहब ने कहा कि मज़हब ज़बान की मतलब मोहताज हो सकती है, ज़बान किसी मज़हब की मोहताज नहीं है। और उर्दू पूरी दुनिया में बोली जा रही है। आप देखें किस अक़लियत की ज़बान है जी। पूरी दुनिया 120 ममालिक में उर्दू बोली, लिखी, पढ़ी जा रही है। तो क्या वो क्या माइनॉरिटीज़ की ज़बान है? वहाँ कौन किस माइनॉरिटीज़ की ज़बान है वो? तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी साजिश है और साजिश के तहत उर्दू को एक किनारा करने की कोशिश की जा रही है। हम सब उर्दू वाले, बल्कि मैं भी इसकी कभी वकालत नहीं करूंगा कि हाँ इसे उस मिनिस्ट्री के साथ दिया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ देना या सिर्फ अक़लियतों से जोड़ देना, ये तो एक तरह की साजिश है जिसे एक तरह से बेनकाब भी करने की कोशिश है। मेरे साथ फोन लाइन पर बहुत खास मेहमान डॉक्टर अल्लामा एजाज फर्रुख साहब जो कि मौर्रिख और मुसन्निफ हैं वो भी जुड़ गए हैं, और एक और बहुत खास मेहमान मोहतरमा कामना प्रसाद जी जो कि बानी हैं जश्न बहार ट्रस्ट की, गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार भी हैं कामना प्रसाद जी, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। मोहतरमा कामना प्रसाद जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और अल्लामा एजाज फर्रुख साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं राजीव रियाज प्रतापगढ़ी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें यहां पर मुनव्वर राना साहब ने कही है, इसके बाद मासूम मुरादाबादी साहब और इसी तरह से डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब ने बातें कही कि मुसलमानों से उर्दू को जोड़ना मतलब कि उर्दू को एक तरह से साइडलाइन करने की बात हो रही है, उर्दू को एक तरह से किनारे किया जा रहा है बिल्कुल। और मैं तो इससे आगे बढ़कर कहूंगा कि जब उर्दू को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ने की बात होती है तो कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद्र हो या नवल किशोर जी, इस तरह के जो उदबा और शोरा जो गुजरे हैं जिन्होंने उर्दू में बहुत काम किया है, उनकी रूह भी एक तरह से कांप जाती होगी जब उर्दू के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। बेशक। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मुल्क आज़ाद हुआ
तो उस वक्त ये सवाल भी उठा कि हमारी कौमी ज़बान क्या होनी चाहिए। तो उस वक्त भी जब वोटिंग हुई तो वहाँ भी उर्दू कुछ वोटों से हार गई। लेकिन ये जो सियासी मामला है ये अलग है। उर्दू जो है नहीं कुछ दिलों में बसती है लोगों के, और उर्दू को हमारी ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान को उर्दू की ज़रूरत है, और बल्कि पूरी दुनिया को उर्दू की ज़रूरत है। क्योंकि उर्दू ने ही, यही एक ऐसी ज़बान है जिसने तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम जो सूबे हैं, हर ज़बान के लोग जो है उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मेरी नानी अनपढ़ थी, लेकिन वो हम जब ननिहाल में रुक जाते तो कहा करती थी कि मदरसे का नुकसान हो रहा है, तुम जाओ यहाँ से। तो उर्दू जो है ये हमारे खून में शामिल है, इसको अलग किया ही नहीं जा सकता है। ये सियासी फैसले हैं, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ बहरहाल, लेकिन इससे बहुत फ़र्क उर्दू को पढ़ने वाला नहीं है। अब आप देखिए कि जो हिंदी के जो कवि हजरात हैं या हिंदी के जो नसरी काम कर रहे हैं, वो लोग भी उर्दू के इतने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी कोशिश रहती है कि उनका तलफ़ुज़ उतना नहीं होता बेहतर, वो गज़ल को गज़ल कहते हैं, लेकिन फिर भी वो जो उर्दू की असनाफ़ सुखन है उसमें जो है तब आजमाई करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो उर्दू मोहब्बतों की ज़बान है, इसको ये सियासी जो हथकंडे हैं इससे उर्दू दबाई नहीं जा सकती है, और उर्दू मोहब्बत की ज़बान है। इसने अपनी शीरीनी में पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया है। तो बस ये कहना था कि उर्दू के खिलाफ जो ये साजिश हो रही है ये मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, और इस पर सरकार को फिर से सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मोहतरमा कामना प्रसाद जी आपके पास आना चाहूँगा। मैम, क्या लगता है कि वाकई में उर्दू के साथ जब इस तरह का तासुब होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब, जिसके लिए उर्दू एक तरह से जानी जाती थी, उर्दू तो खुशबू की ज़बान मानी जाती है, आपसी भाईचारे और दिलों को जोड़ने की बात कही जाती है, जब इस तरह के तासुब की बात होती है, उर्दू के तनज़्ज़ुली की जब बात कही जाती है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक तरह से होता है कि उर्दू को एक तरह से किनारे किया जा रहा है, उर्दू को साइडलाइन करने की बात हो रही है, और इसका सबसे ज्यादा असर आपसी भाईचारे पर, गंगा जमनी तहजीब पर इसका असर पड़ता है। जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो दो बातें ज़रूरी यहाँ पे कहनी चाहिए कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं, एक मुकम्मल तहजीब है, और तहजीब को बांटा नहीं जा सकता है। बेशक। दूसरी चीज़ ये है कि मजहबों को ज़बानें दरकार हैं, लेकिन ज़बानों का कोई मजहब नहीं होता। ज़बानें तो इलाकों की होती हैं। अब केरल का मुसलमान अपनी ज़बान मलयाली में बात करता है, उर्दू में नहीं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने उर्दू स्क्रिप्ट में लिख दी, उसकी ज़बान तो अवधी है। तो इस तरह के कई, अब दारा शिकोह के गुरु चंद्रभान बिरहमन थे, जिन्होंने उनको फारसी भी सिखाई और फिर उनको तर्जुमे में फिर उनकी मदद भी की, जिनका मज़ार आप ढूंढ रहे हैं, जिनकी कब्र। एक तो वो बात है, और कई लोग, जैसे अभी हमारे दोस्त ने अभी बताया कि मुंशी नवल किशोर, शायद आपने ही कहा, या फिर उस पर उसके आगे भी फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि मेरी घुट्टी में मिली थी हो के हल उर्दू ज़बान, जो भी मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और उर्दू इतनी सख्त जान है कि, और हर मौके पे, हर वक्त हम जो बात करते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं, उसमें किस तरह आप अलग करेंगे तो मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए, बोध वैदिक संस्कृत का एक लफ्ज है जिससे गौतम को इरफान हुआ और उनको बुद्ध कहा गया। अब वो बुद्ध की प्रतिमा जब बामियान में बनी तो वहां पर लोगों ने, क्योंकि उनकी मकामी जबान में ध नहीं था, तो उन्होंने बुत कहा। अब उससे कई अल्फाज बने, बुत शिकनी, बुत परस्ती, बुत कदा वगैरह। तो हम क्या क्या अलग करेंगे, हमें तो हमें कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही इस वक्त की किस तरह हम, ये उर्दू की सरजमी है, यहाँ पैदा हुई है उर्दू, सही, भारत में उर्दू पैदा हुई, तो फिर हम अपनी सरजमीन में अलग अलग जबानें किस तरह माइनॉरिटी की एक, और हमारी क्यों नहीं है ये जबान,
ये बजरंग बाण की तुलसीदास के रामचरितमानस से अलग कर लेंगे हम? उर्दू में साहिब है, फारसी में कितनी अल्फाज हमने रामचरितमानस में इस्तेमाल किए या बजरंग बाण में किया है, तो वो कैसे हमें बिल्कुल समझ बिल्कुल जाहिर सी बात है, उर्दू का जो एक रिश्ता है वो अलग नहीं किया जा सकता है, कितना भी तासुब हो, कितनी भी इसके खिलाफ साजिशें हो, लेकिन उर्दू का जो एक रिश्ता हिंदुस्तान से वो एक तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। आप इसे मुसलमान से जोड़ सकते हैं, इसे अकलियतों से जोड़ सकते हैं, लेकिन आप और उर्दू और हिंदुस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। ये रिश्ता नहीं है। जी क्योंकि हमारी जबान है, ये तो हमारी, और ये कल्चरल सिग्रेगेशन है ना। अंग्रेजों ने ये किया था 1857 के गदर के बाद। 1865 के आसपास जब फोर्ट विलियम कॉलेज में 2 शोबे बने गए थे, उर्दू और हिंदी के, तो वो तो एक खास साजिश के तहत किया गया था। सही। लेकिन ये तो हम अब कर रहे हैं, अब हमें इसका इल्म नहीं कि क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अल्लामा फर्रुख साहब आपके पास आना चाहूंगा। अल्लामा साहब, क्या आपको लगता है कि उर्दू के साथ जो मसाइल हैं, आज उर्दू की जो हालत है, कहीं ना कहीं ये हमारी सियासत की भी देन है, जिसकी वजह से आज उर्दू को इतनी तंग नजरी से देखा जा रहा है? जनाब, मैं तो ये कहूँ कि काम जो उनका है वो अहले सियासत जाने जी। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छा। उर्दू सियासत की जबान नहीं है, ये सही है कि आज़ादी के वक्त उर्दू ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। रही बात उर्दू के ज़वाल की जो हम कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं नहीं, बड़ी हद तक के अहले सियासत का दखल है। अभी मैं कामना प्रसाद जी को सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसा कि उर्दू खुद एक तहजीब है, ये तो सब कह रहे हैं, मैं भी इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन उर्दू में जिन जिन जबानों के अल्फाज मौजूद हैं जी, क्या उसमें हिंदी नहीं है? मैं ये कहने के मौक़िफ़ में हूँ, शायद मेरा ये कहना बाद मेरे उर्दू दोस्तों को गरां गुजरे, उर्दू में तकरीबन 50% लफ्ज़ तो हिंदी के हैं। बेशक उसमें अरबी भी है, फारसी भी है, तुर्की भी है, लेकिन हिंदी भी है। और उर्दू काले हिंदुस्तान की जबान है, यहीं पैदा हुई। अब ये एक जुमला ही हूँ मेरे जहन में आ गया जी। ये सही है कि उर्दू एक जबान है, वरना अजब नहीं था कि उर्दू से भी उसकी शहरियत पूछी जाती है आजकल। ये एक अजीब सी बात है, लेकिन जबान ऐसा आपने कहा, अभी आपने कहा कि उर्दू एक खुशबू है। खुशबू का कोई नाम नहीं होता, खुशबू बस खुशबू होती है। उर्दू एक पूरी मुकम्मल तहजीब है। आज आप कोई जुमला, हिंदी बोलने वालों से भी मेरी गुजारिश है, जो हिंदी की तारीफ में है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि उर्दू के कोई लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर 4 जुमले मुझे बोल के तो बताएं। इतने चैनल खुले हुए हैं, रोज आप भी न्यूज सुनते हैं, मैं भी न्यूज सुनता हूँ। उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर ना न्यूज चलती है, ना फिल्म चलती है, ना गाना चलता है, ना गीत बनते हैं। तो फिर उर्दू को अलग अलग मज़ाहिब में बांट के आप किस तरह से देख सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारे पास क्या हमारे पास वो अदीब नहीं रहे हैं जिनकी ज़बान उर्दू थी? क्या आप कृष्णचंद्र को भुला देंगे? क्या आप मुंशी प्रेमचंद को भुला देंगे? अजीब बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी कामना प्रसाद ने ये मुझसे मैं बहुत से हैं। अब मैं ये आपके कहूँ बेटी कि कुछ फिराक का आपने जो हवाला दिया, हाँ, पंडित रतननाथ सत्यारायण, बहुत है। लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल जी। नारायण चकबत और अनीस दोनों के एक ही मकान में इस वक्त यादगार बनी हुई। मैं तो ये कहना चाहता था, ये पूरे हिंदुस्तान को माइनॉरिटी बना रहे हैं आप, तो मुझे एक बात से है कि शायद पूरा हिंदुस्तान माइनॉरिटी बन जाएगा अब, क्योंकि जब तुलसीदास ने आम फहम जबान में रामचरितमानस लिखी तो उर्दू के कई अल्फाज इस्तेमाल किए। अब गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। अब इसमें 3 अल्फाज, साहिब तो फारसी भी नहीं है, वो तो अरबिक है। तो इस तरह हम कहाँ से उर्दू निकालेंगे और किस तरह उसको माइनॉरिटी? तो हमको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो अब माइनॉरिटी बनने की तैयारी में है।
अब ये लंबी नहीं, बिल्कुल बहस है बिल्कुल। इस मुझे तरह, मुझे मुझे एक बहुत छोटा सा है, कमर्शियल लेकिन, ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से लौट कर आएंगे। उर्दू के साथ जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं उर्दू के सामने, इस वक्त जो दुश्वारियां हैं उर्दू वालों के साथ और उर्दू के साथ, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, फौरन लौट कर आते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और प्राइम डिबेट में आज बहुत अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर उर्दू हिंदुस्तानी जबान है या सिर्फ अकलियतों की और मुसलमानों की। आज इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हालिया दिनों उर्दू जबान को लेकर सियासत हो रही है और यही एक बहस छिड़ी हुई है कि उर्दू जबान हिंदुस्तानी जबान है या सिर्फ मुसलमानों की और अकलियतों की। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मैं मुनव्वर राना साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुनव्वर राना साहब, आपका एक शेर है कि लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं हिंदी मुस्कुराती है। बहुत अच्छा रिश्ता आपने एक तरह से जोड़ा है उर्दू और हिंदी के दरमियान। क्या मुनव्वर राना साहब, इसी रिश्ते को, जो रिश्ता आपने मां और मौसी का बताया, जो उर्दू और हिंदी का जो रिश्ता बताया, क्या आज की सियासत जो उर्दू के साथ जो सियासत हो रही है, यह सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को तोड़ने की सियासत है? मैं आपका नाम नहीं जानता मोहतरम, लेकिन ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मुकदमा बड़ा छोटा सा था जी। और वकील आपने बहुत बड़े बड़े बुला लिए। मैं अर्ज ये करना चाहता था जी कि उर्दू अक़लियतों की ज़बान है ही नहीं। मुनव्वर भाई, और एक बात आप समझ लें जी कि जिस भारत माता की जय के लिए इस मुल्क में सियासत होती रहती है, तो अगर भारत एक माता है तो उसकी एक छाती से उर्दू ने दूध पिया है और एक छाती से हिंदी ने पिया है। बहुत इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। और जब इनको अलग नहीं किया जा सकता तो अक़लियत से उर्दू ज़बान को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारा नसीब है कि उर्दू हमारे यहाँ पैदा हुई है। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि उसने उर्दू पढ़ी पाई है। इसीलिए जो रस, जो मिठास, जो हुस्न, जो नज़ाकत, जो नादराकारी हमारे मुल्क की उर्दू ज़बान में मौजूद है, वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मैं सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर वजारत अक़लियत को उर्दू सौंप दी गई तो उर्दू का हाल भी शाहीन बाग से लेकर पूरे हिंदुस्तान में बैठी हुई औरतों की तरह होगा और उसका वजूद भी ख़तरे में आ जाएगा, उसकी ज़िल्लत भी बढ़ती चली जाएगी। नहीं, मुनव्वर राना साहब, जो बात आपने कही बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसकी पस्ती या तनज़्ज़ुली के लिए जिम्मेदार आखिर कौन लोग हैं? क्या यही उर्दू वाले ही इसके लिए जिम्मेदार हैं आज जहां हमारी उर्दू है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, असल में मसला ये हुआ कि उर्दू पर 2 बार बहुत बड़ी क़यामत गुजरी जी। एक बार जब मुल्क आज़ाद हुआ तो इसे पाकिस्तानी ज़बान करार दे दिया गया। दूसरी बार जब बाबरी मस्जिद गिरी तो इसे दहशतगर्दों की ज़बान करार दे दिया गया। मामूली जो कई कम्युनल पार्टी के लीडर थे, उन्होंने इसे दहशतगर्द और आतंक। नहीं, हालिया दिनों भी उर्दू एक तरह से बहुत चर्चा में रही है। फैज अहमद फैज साहब के अशार और उनकी नज्म को लेकर भी बहुत सियासत हुई है हालिया दिनों। जी नहीं, देखिए, बस सियासत अलग चीज है, सियासत आप कर लें, लेकिन बजाय अक़लियत में होने के उर्दू को तो आज संसद भवन में होना चाहिए। उर्दू के हवाले से वो चर्चा नहीं थी। बिल्कुल, हाँ, वो यकीनन वो नज्म का जो मैटर था, जो पैटर्न था, उस पर था, उर्दू पर नहीं था। ये तो उर्दू की बदनसीबी है कि पैदा होने के बाद भी उर्दू पे नहीं था। जी मैं कामना प्रसाद जी आपके पास आ रहा हूं। बस मैं मुनव्वर राना साहब बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी मुनव्वर राना साहब जी हाँ, तो उर्दू को तो दुल्हन बनाकर संसद भवन में रखना चाहिए था। लेकिन ये उर्दू ज़बान की बदनसीबी है कि जिसने इनकलाब जिंदाबाद की आवाज के सहारे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। आज उस उर्दू के पूछने वाले कुछ नहीं है। और मालूम हुआ कि अब ये हाल हो गया है कि अक़लियत का एक वजीर कह रहा है
इस बच्चे को मुझे दे दीजिए, मैं इसको गोद में खिलाऊंगा। मैं इस बच्चे को अकलियत की गोद में देने के लिए कतई तैयार नहीं हूं। बिल्कुल। कामना प्रसाद जी, मोहतरमा, क्या आपको लगता है कि उर्दू के सामने आज जो मसाइल हैं, जो उर्दू के साथ इस तरह की सियासत हो रही है, या लोग खुलकर उर्दू के साथ इस तरह की तासुब की बातें हो रही है, आखिर इसकी वजह आप क्या पाती हैं? क्या वजह है कि जो उठता है वो उर्दू के साथ सियासत करता है? अब वजह तो खैर उनको ज्यादा पता है, लेकिन हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो शायद दे आर इग्नोरेंट अबाउट इट, कि ये जो जबान है वो, और ये नहीं है कि नहीं है, अभी भी बाजार से अखबार तक, अखबार से फिर दरबार तक, फिर पार्लियामेंट में, हर जगह उर्दू के अशार कोट हो रहे हैं। कोट तो करते हैं ना वो लोग, बिल्कुल। जब अपनी बात कहनी होती है तो 2 लाइन में वो इतने मजे से कह देते हैं, और पार्लियामेंट में तो हर वक्त हो रहा है। फिर ये किस तरह, ये इसीलिए हमने पहले ही कहा कि फिर तो पूरा हिंदुस्तान माइनॉरिटी है ना। अगर कहां से आप कैसे निकालेंगे उर्दू को, और किस तरह आप कहेंगे कि नहीं ये उनकी, मैंने इसीलिए आपसे शुरू में ही कहा कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने उर्दू स्क्रिप्ट में अवधी में लिखी थी, तो उसको आप क्या कहेंगे कि वो क्या जबान हुई फिर? अब आपने अभी कहा कि इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी जबान है कि मुझे किसी शायर ने तो ये भी कहा है कि अहमद पाक की खातिर थी ये खुदा को मंजूर, वरना कुरान भी उतरता बज़बानी उर्दू। बहुत खूब। अब इस जबान को इतनी प्यारी जबान, जिसमें गालिब भी गालियां खा के बेमजा न हुए, उसको अब एक खास कम्युनिटी की जबान करार कर देना मुझ पर तो बहुत गना गुजरेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी भी उतनी ही जबान है जितनी किसी और की है, और हर हिंदुस्तानी की जबान है। और जिसको भी ये, क्योंकि ये मुकम्मल तहजीब है, और तहजीब एक सच है, इसे सच ही जानना। तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। तो हम अपने बच्चों को, देखिए, जब जबान का जवाल होता है तो उस मुआशरे का जवाल निश्चित है। बिल्कुल। उसको यकीनन वो मुआशरे, इसीलिए जबान, तहजीब सब बरकरार रखनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। हम तो दूसरी बिल्कुल ये पैरवी करते हैं कि हर बच्चे को उर्दू 5वीं 6ठी तक तो सिखा ही दीजिए, ताकि उनकी जो शुरू की बुनियादी वक्त है उनके कैरेक्टर का, उनकी पर्सनालिटी का, उसमें तहजीब भी समा जाए। बिल्कुल। मैं मासूम मुरादाबादी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मासूम मुरादाबादी साहब, जो सवाल मैंने मुनव्वर राना साहब से किया, या जो सवाल मैंने मोहतरमा से किया था, उसी को मैं चाह रहा हूं कि आगे बढ़ाऊं कि क्या करना चाहता था। जी मुनव्वर राना साहब जी, बात पूरी कर लीजिए सर जी। मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि कामना जी, आप इस जमाने की उर्दू की सबसे बड़ी वकील हैं। अहमद फराज मरहूम ने आपको तो कामना की जगह आमना का हमेशा कह के पुकारा, और मजे की बात यह है कि अगर ये अकलियत में चली जाएगी तो आप भी अकलियत में आ जाएंगी, संजीव सर्राफ भी आ जाएंगे, DCM वाले भी आ जाएंगे, ये जितने हैं सब अकलियत में आ जाएंगे, तो अकलियत जो है वो अक्सरियत में आ जाएगी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं, कामना प्रसाद जी हैं या राजीव रियाज साहब लोग हैं, जब तक मेरे ख्याल से उर्दू को डरने की जरूरत नहीं है। उर्दू को डरने की बिल्कुल हिंदुस्तान में जरूरत नहीं, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं। मैं मासूम मुरादाबादी साहब आपके पास आऊंगा। मासूम मुरादाबादी साहब, क्या वाकई में उर्दू की जो हालत है, या उर्दू के साथ आज जिस तरह का तासुब किया जा रहा है, ये हमारी सियासत, हमारी जो सियासत है, मौजूदा जो सियासत है, उसी की देन है, या सियासत की इसे एक इंतहा पसंदी एक तरह से कहा जाए, कि जिस नजरिए से आज उर्दू को देखा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान के साथ जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस वक्त हो रही है, वो ये है कि उर्दू की तालीम का, बुनियादी तालीम का जो निज़ाम है वो पूरी तरह से बिखर गया है। और उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जो उर्दू का एक बहुत बड़ा मरकज़ रहा है, पूरा दबिस्तान रहा है हमारे अदब का, वहाँ उर्दू तकरीबन ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, और सच्चाई है ये। जिन सूबों में उर्दू तालीम का निज़ाम है, जैसे महाराष्ट्र इसमें सबसे नंबर 1 है,
जहाँ हाई सेकेंडरी लेवल के हज़ारों स्कूल हैं, वहाँ उर्दू तरक्की कर रही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि उर्दू बतौर ज़बान के मकबूल हो रही है, लेकिन उसका रस्मुल ख़त दिन ब दिन सुकड़ता चला जा रहा है। चूँकि उर्दू पर जान निछावर करने वाले नए नौजवान हमारे सामने आ रहे हैं। मैं हर साल देखता हूँ, यहाँ रेख्ता का एक जश्न होता है दिल्ली में जी, उसमें हज़ारों लाखों नौजवान होते हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और जिनके माँ बाप ने भी कभी उर्दू नहीं पढ़ी, लेकिन वो शेर व शायरी के तवस्सुस से उर्दू के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी महसूस करते हैं। वो लोग उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन उर्दू से उनका इश्क है कि वो वहाँ खींचे चले आते हैं और उससे महजूज होते हैं। सारे प्रोग्राम उर्दू के वो देखते हैं और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। लेकिन कोई ज़बान, दुनिया में कोई भी ज़बान रस्मुल ख़त के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकती है। अगर उर्दू के रस्मुल ख़त को नहीं बचाया गया जी, और उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की गई और उर्दू की बुनियादी तालीम का निज़ाम मजबूत नहीं किया गया, तो मैं समझता हूँ कि उर्दू का मुस्तक़बिल बहुत ज़्यादा इस मुल्क में महफूज नहीं है। चूँकि पूरे नॉर्थ इंडिया में उर्दू जो है वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई है। ख़ास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जब मैं घरों में जाता हूँ तो मुझे वहाँ उर्दू के अखबार नज़र नहीं आते हैं, किताबें नज़र नहीं आती हैं, उर्दू पढ़ने वाले नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल। मैं किसी ज़बान का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन एक ज़बान जिसने एक पूरी कई नस्लों की आबियारी की है और उसकी जहनी नशोनुमा की है, वो ज़बान आज इस तरह से ख़त्म हो रही है। और इसके ख़ात्मे में देखिए दोनों एलिमेंट काम करते हैं। एक तो वो लोग जो ये कहते हैं कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं और उस ना पढ़ाने की सूरत में जाहिर है कि वो बच्चे एक बहुत बड़े तहजीबी असासे से महरूम हैं। दूसरी तरफ हुकूमत में भी और समाज में भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उर्दू ख़त्म हो जाए और इस मुल्क में उर्दू का कोई नामो निशान न रहे। तो ये कुल मिलाकर के जो सूरत हाल है वो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ इंडिया की, मैं हैदराबाद की, बेंगलोर की, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की अगर आप बात करें तो कदरे दिल्ली और यूपी के मुकाबले में बहुत अच्छा है यहाँ पर उर्दू। जो दिल्ली और लखनऊ उर्दू के लिए जाने जाते थे, वहां के मुकाबले में बहुत मायूसी होती है। लखनऊ, जब उर्दू का नाम लखनऊ या दिल्ली से जोड़ा जाता है तो आज के दौर में बहुत मायूसी होती है। उसके मुकाबले में आप महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक और तेलंगाना अगर आप आइए तो यहां पर तस्वीर कुछ अच्छी नजर आती है उर्दू को लेकर। यहां पर उर्दू के लिए कुछ काम अभी भी हो रहा है। मैं अल्लामा एजाज फर्रुख साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैं जो बात मासूम मुरादाबादी साहब कर रहे थे कि लखनऊ और खासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करें, यूपी और दिल्ली की, जिन्हें उर्दू के लिए जाना जाता था, जहां पर उर्दू एक तरह से पली बढ़ी है, वहां से आज बहुत मायूसी हो रही है। बहुत ज्यादा मायूसी हो रही है। मैं मासूम मुरादाबादी साहब की तारीफ भी करता हूँ। मासूम मुरादाबादी साहब का रब्त हैदराबाद से रहा है और यहाँ के अखबारों में भी काफी कुछ उनके मज़ामीन आते रहे हैं जी। मैं ये कहूँ कि लखनऊ में तो उर्दू तकरीबन खत्म हो चुकी है। हैदराबाद के ताल्लुक से मैं यह करूँ कि उर्दू तो हैदराबाद की जबान रही है, आज 500 बरस से रही है और आज भी हैदराबाद उर्दू को संभाले हुए है और उर्दू भी हैदराबाद में रची बची है। आज दिल्ली का कोई ये है कि उस पर हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है। तो उर्दू, एक जुमला आपने मुझसे पूछा था, इत्तेफाक से उस वक्त ब्रेक हो गया जी कि मैं ये कहना चाह रहा था कान्हा जी की गुफ्तगू के तसलसल में कि फिराक ने बड़ा एक अजीब व गरीब जुमला कहा था। फिराक ने कहा था कि आज तक किसी शायर ने, मीर से लेकर उन तक, उस वक्त की बात है, मैं तो कहूँ आज तक किसी शायर ने ये नहीं कहा कि ये मेरी जबान है। हर एक ने ये कहा कि ये हमारे घर की जबान है। तो इस एतबार से आप देखिए कि जैसे कि उर्दू एक तहजीब का नाम है, ये जितने जबान बोलने वाले थे उनकी पूरी घरों की तहजीब ही उर्दू की थी और वो उर्दू की तहजीब आज तक रची बची हुई भी है। लेकिन बदनसीबी ये है कि जैसा कि मासूम साहब ने कहा कि उसके रस्मुल खत पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। लखनऊ से तो मैं बिल्कुल मायूस हो चुका। एक जमाना था कि जब लखनऊ की तहजीब हैदराबाद में दर आई तो उसका बड़ा इस्तकबाल किया गया, उसको हैदराबाद के दामन में जगह दी गई, लेकिन वो तहजीब हैदराबाद में तो रह गई लेकिन अब लखनऊ में नहीं पाई जाती। ये बड़ी मायूसी की बात है।
और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने मुझसे पूछा था उस वक्त कि उर्दू के जवाल के कौन जिम्मेदार है। जी। हुकूमत तो है ही, आज से नहीं। मैं तो आजादी से बहुत पहले का आदमी, मैं 1943 का आदमी। आजादी के बाद से ही आहिस्ता आहिस्ता उर्दू पर सवाल शुरू हुआ, लेकिन वो सवाल हमको दिखाई नहीं दे रहा था। 1960 के बाद से सवाल में तेजी आ गई और आहिस्ता आहिस्ता कुछ हिंदी ही का कसूर नहीं है, मैं माजरत का हूँ, इसमें अंग्रेजी का भी बहुत कसूर है। इसलिए कि जब अंग्रेजी तहजीब को आपने गले लगाया तो अंग्रेजी जबान भी आपके गले पड़ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेजी ही गले पड़ गई थी तो अंग्रेजी की मुझसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं खुद भी अंग्रेजी को पसंद करता हूँ, लेकिन अर्ज ये है कि ना ये लड़के उर्दू के बराबर है ना अंग्रेजी के बराबर है, ना उनको इस जबान में पूरी दफरस हासिल है ना उस जबान में। एक अजीब और गरीब किस्म का माहौल हो गया है। लेकिन मैं उर्दू के मुस्तकबिल से मायूस इसलिए नहीं हूँ कि जब तक कि ये जबान कान्ना प्रसाद जैसी जबान बोली जाए, उन्होंने कितनी खूबसूरत जबान इस्तेमाल की, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जबान सुनकर। जब तक कि ये जबान इस्तेमाल होती रहेगी, ये लफ्ज जिंदा रहेंगे, जब तक उर्दू एक तरह से जिंदा रहेगी। बिल्कुल। मैं काजिम साहब आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत मुख्तसर में, मैं चाह रहा हूं कि सारे लोगों को मैं जोड़ लूं, टाइम कम है। मैं डॉक्टर काजिम साहब, क्योंकि जाहिर सी बात हमारा जो इशू है वो ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री से निकालकर उर्दू एनसीपीएल को अक़लियती वजारत में लाने की बात की जा रही है और आप सोच रहे होंगे कि यहां पर उर्दू के मसाइल की बात होने लगी। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा था अल्लामा एजाज फर्रुख या मासूम मुरादाबादी साहब से कि सरकार की तरफ से तो मसला उर्दू के साथ है ही, लेकिन हमारी तरफ से क्या कुछ मसाइल हैं, इस पर भी एक तरह से सोचने की जरूरत है। जो उर्दू वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए एक जिम्मेदार हैं। नहीं, आप जो जिम्मेदारी की बात मासूम मुरादाबादी साहब ने कही, फर्रुख साहब ने कही, लेकिन दूसरी तरफ हम उन अदारों को भूल रहे हैं कि आज उर्दू ज़्यादा मकबूल हो रही है और उस मकबूलियत की वजह ये मेरे सामने जो आती है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाता हूँ और उर्दू डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स चलते हैं और वहाँ हर साल 600 से 700 तालिबे इल्म आते हैं जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा करने आते हैं और उनमें से 90% से ज़्यादा लोग अक़लियत से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। वो उर्दू रस्मुल ख़त सीखने के लिए, उर्दू ज़बान सीखने के लिए आते हैं। इसी तरह दिल्ली उर्दू एकेडमी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स चलाती है। वहाँ जो बच्चे या जो रजिस्टर्ड होते हैं वो अक़लियती तबके से नहीं है वो, और इनमें तालिबे इल्मों की उम्र अगर देखें आप तो 20 बरस से लेकर के 70 बरस के लोग जो हैं उर्दू रस्मुल ख़त सीखने आ रहे हैं। उसी तरह खुद एनसीपीयूएल से सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन देखें किन लोगों का है। तो ये जो पूरी साजिश ये है कि उर्दू ख़त्म हो गई या उर्दू कमज़ोर पड़ रही है, ऐसा नहीं है। उर्दू आज ज़्यादा मकबूल हो रही है। आप बम्बई में जाकर के देखें जितने तो उर्दू को खतरा किधर से है? उर्दू चलिए मकबूल हो रही है, उर्दू पर काम भी हो रहा है, लेकिन जो ये सारी चीजें निकल कर आ रही, जब तासुब की बात होती है, जब उर्दू की तनज़ुली की बात होती है, खतरा आखिर कहां से है? नहीं, यही बात मैं कह रहा हूं कि ये अक़लियत के साथ जो इसको मंसूब किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये अक़लियत तो ये ज़बान नहीं है, ये ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान के अवाम की ज़बान है। ये ज़बान मोहब्बत करने वालों की ज़बान है। इसलिए ये जिस तरह से साजिश की जा रही है कि अक़लियतों के साथ है, तो उस साजिश का एक बड़ा हिस्सा उर्दू को माना गया है या उर्दू के साथ किया जा रहा है कि इस साजिश के तहत एक अक़लियतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हो, उस जबान को भी अक़लियत बना करके। बिल्कुल। मैं राजीव रियाज साहब बहुत छोटा सा एक कमेंट चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि आप उर्दू और हिंदुस्तान जो है उसके दरमियान एक सफीर का काम कर रहे हैं। जब राजीव प्रतापगढ़ी का नाम उर्दू से जुड़ता है तो जाहिर सी बात है वो तमाम साजिशें एक तरह से नाकाम हो जाती हैं जो उर्दू को मिटाने की बात करती हैं, जो उर्दू को खत्म करने की बात करती हैं। जी देखिए, उर्दू के बगैर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत दोनों का तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। और उर्दू ही एक ऐसी वाहिद ज़बान है जिसने हिंदुस्तानियत को, हमारी तहजीब को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। जहां हिंदी और उर्दू नहीं जानी जाती है वहां भी हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसके गाने इतने मकबूल हुए, लोग वहां गाते हैं उसको। तो ये ऐसा वक्त है जब सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि किस तरह उर्दू को फ़रोग मिले, उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उसको लिखना भी जाने। जैसा कि अभी तमाम हजरात ने ये कहा
कि रस्मुल ख़त या उतना लोग उससे वाकिफ नहीं है, तो उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, सरकार को ये सोचना चाहिए था। ये बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन इसमें ये काम है क्योंकि उर्दू जो है वो दिलों में बसती है, लोगों में जो मिठास महसूस की है उर्दू में वो किसी और जबान में नहीं है। तो उर्दू को तो खत्म किया नहीं जा सकता है। और उर्दू दिन ब दिन मुनव्वर राना साहब, मैं बहुत मुख्तसर में जिस तरह से मासूम मुरादाबादी साहब ने मायूसी जाहिर की, खासतौर से उर्दू, क्योंकि लखनऊ की जब बात आती है और उर्दू की बात आती है, बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मुनव्वर राना साहब, खुद आप लखनऊ से आते हैं, अब लखनऊ में ही आप एक तरह से बस गए हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं लखनऊ वालों ने उर्दू को एक तरह से फरामोश कर दिया? उर्दू को जो पहचान लखनऊ को उर्दू ने दी थी, वो पहचान लखनऊ ने उर्दू को नहीं दी। देखिए, ऐसा है कि ये बात आपकी सही है, लेकिन एक बहुत मुख्तसर सा एक किस्सा ये है जी कि डॉक्टर मोहम्मद हसन लखनऊ आए थे जी, तो उन्होंने फ़ोन किया सैयद शबीउल हसन को, जो उस वक्त लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, कि मैं मोहम्मद हसन साहब ने कहा कि मैं आपके लखनऊ में हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, कहाँ ठहरे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मैं गोमती नगर में हूँ जी। तो शबीउल हसन साहब ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, वो हमारा लखनऊ नहीं है, हमारा लखनऊ नखास है, अमीनाबाद है, हजरतगंज है, रकाबगंज है, ये गोमती नगर हमारा इलाका नहीं है, ये सब गांव हुआ करते थे हमारे यहाँ। तो असल में आज भी जो पुराना लखनऊ है वहाँ उर्दू जिंदा है, उर्दू बोली भी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला, माफ़ कीजिएगा, यही है कि जब उर्दू को दहशत गर्दों की जबान बोल दिया जाए, तो फिर इसके बाद कौन माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को दहशत गर्दों की जबान पढ़ाकर दहशत गर्दी के इल्जाम में कहीं फंसवाए? बिल्कुल। जो मैं मोहतरमा कामना प्रसाद जी, क्या वाकई में उर्दू को जो ये चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसकी बात मुनव्वर राना साहब कर रहे हैं, कि उर्दू को जब इस तरह के अल्फाज से जोड़ दिया जाए, दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाए, या एक उर्दू की नज्म पढ़ी जा रही है उसमें कुछ इस तरह के अल्फाज हों और उस पर एक तरह से तनकीद की जाती है, इस तरह के मसाइल से कैसे निकाला जाएगा? देखिए, मायूसी कुफ्र है, अव्वल तो ये है जी। दूसरे, आप लोगों ने हैदराबाद की बात की कि वहां पे जबान अभी भी जिंदा है, तो जाहिर है दक्कनी तो प्रोटो लैंग्वेज है उर्दू का। पहले साहिबे दीवान शायर कुली कुतुब शाह वहां के, पहले साहिबे दीवान शायरा महलखा बाई चंदा दक्कन की, और उसके बाद हर कसौटी पे उर्दू खरी उतरी है। चाहे वो नज्म ये जब शुदा नज़में हो, या आज़ादी के वक्त हो, या नारे का अब तो सियासत के बारे में अब तो वो हुस्नो इश्क से बहुत आगे निकल चुकी है, और हर मसले पे वो उसकी जबान हमें बहुत काम देती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उर्दू के मौजूदा हालत से मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि इस पर और काम करने की जरूरत है। सियासत तो हमेशा हमने देखा कि उर्दू के साथ हुई है, लेकिन जिस तरह के हालात या जिस तरह की जो सियासत है, इस पर काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो गंदी नजर सियासत की उर्दू पर है, इससे सिर्फ निपटने की जरूरत है, बाकी उर्दू से मायूस होने की जरूरत नहीं है। उर्दू वालों को इस पर और तंदही से एक तरह से मुस्तैदी से लग जाने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। मायूसी आपको पता है, आपको पता है मायूसी तो कुफ्र है ही। जी मुनव्वर राना साहब, लास्ट कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर वाइंड अप करूंगा जी। इसीलिए, और जाहिर है जी, नहीं, मैं आपको एक बात कहने चाहती हूँ उर्दू के तरफ से कि टाइम बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। मुनव्वर राना साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं फिर वाइंड अप करूंगा जी। मुनव्वर राना साहब, हिंदुस्तान से है जी। देखिए, अक़लियती वजारत के हवाले मासूम उर्दू को करने से बेहतर ये है कि NCPUL के इख्तियारात बढ़ाए जाएं, उर्दू को फैलाने के लिए और रास्ते निकाले जाएं, और उसके बजट में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तमाम कदम करने की जरूरत है, ना कि उर्दू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर राना साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। मोहतरमा कामना प्रसाद जी, डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब, राजू रियाज प्रतापगढ़ी जी, अल्लामा एजाज फर्रुख साहब और मासूम मुरादाबादी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू में जुड़ने के लिए। आदाब।